बधाई देना चाहता हूँ ज्योतिराव फुले जयंती की। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जिनका जन्म सतारा जिले में महाराष्ट्र में हुआ था। जीवन में ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी किताब मैंने पढ़ी सबसे पहले, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। धीरे धीरे फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने और किताबें मंगवाई। मैंने लगभग 200-250 किताबों का मेरा लाइब्रेरी हो गया है, निजी लाइब्रेरी, जिसमें फॉरेन राइटर्स, इंडियन राइटर्स और हमारे जो महापुरुष हैं जिसमें बहुत सारे हैं। ज्योतिराव फुले है, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, ललय सिंह यादव हैं, भगत सिंह हैं, और भी बहुत सारे हमारे हैं, छत्रछोटराम चौधरी हैं, महाराज सिंह भारती हैं। मैंने सबको पढ़ा। इन्होंने ऐसा क्या किया ये चर्चा में आए, वो कौन सा पल था, वो कौन सा सन था? तो ऐसी कौन कौन सी जो किताबें हैं, कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताएं जो इन राइटर और हैं लेकिन इनके बारे में लिखी गई है और उनमें क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। हमें ये प्रेरणा मिलती है, सबसे पहले तो हमको शिक्षित बनना चाहिए। हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए, हर महिला को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा जीवन को परिवर्तन लाना, बिल्कुल परिवर्तन जैसा कि विकास ने कहा, शिक्षा परिवर्तन लाती है। हेलो साथियों, नमस्कार। आज एक नया दिन और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट मेन है। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती थी, बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई। कुछ लोग और भी आए थे, वो समय के अभाव के कारण चले गए। अभी पॉडकास्टिंग में हमें आज एक ये चर्चा कर रहे हैं कि जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सी घटनाएं घटी और वो समाज में क्यों इतने चर्चित हैं, क्यों जाने जाते हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों के बारे में हम आज सभी इकट्ठे हुए हैं। इन सवालों पे चर्चा करेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे नए नए अपडेट और आते रहेंगे। अभी हमें बात करते हैं, हमारे साथ मनोज सैन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल वर्कर, और महापुरुषों के जयंतियों पे महापुरुषों के बारे में नई नई जानकारी जुटाना, ये सभी शौक है हमारा। अभी हमारे साथ आप विकास कुमार बुडानिया हैं। विकास कुमार बुडानिया की बात करता हूं तो मैं ये एक लाइब्रेरी के संचालक हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं और साथ में अपनी स्टडी कर रहे हैं खुद की। हमारे साथ अंकल हैं मुकेश कुमार गुरावड़िया, जो सोशल वर्कर के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी इनका अहम योगदान रहता है। और इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताते हुए, ये एक संस्था है, उनके जिलाध्यक्ष भी हैं। उनके मैं शॉर्टकट में तो आपको बता देता हूँ, IRSA। उनके फुल फॉर्म के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी पर्सनल जर्नी के बारे में हम आप इनसे खुद से ही सवाल करेंगे। तो अभी विकास कुमार से बातें करते हैं। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विकास कुमार बुडानिया और मैं सूरजगढ़ के अंदर गो लाइब्रेरी का देख रेख करता हूँ। एक हमारे भाई साहब अनु बुडानिया, उनके सहयोग से वो हम लाइब्रेरी संचालन करते हैं और मैं साथ साथ खुद तैयारी करता हूँ और बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ और सामाजिक कार्य में भी थोड़ी मेरी रुचि है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हम यहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती के ऊपर उपलक्ष्य में हम सभी भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कॉलेज तभी आता जब कोई महापुरुष होता, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। बहुत सारे राइटर हैं इस दुनिया में जिन्होंने महापुरुषों के बारे में लिखा। उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उनके जीवन और उनके संघर्ष और उनकी प्रक्रिया के बारे में हमें पता चलेगा। अभी हमारे साथ मनोज भाई साहब हैं और मनोज भाई साहब से हम बात करते हैं। सबसे पहले मनोज भाई साहब, आपने खुद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं मनोज कुमार सैन। हाँ, सेल्फ बिजनेस करते हैं, अपना खुद का सेल्फ बिजनेस करते हैं। आज ज्योतिराव फुले की जयंती पर हम इकट्ठे हुए हैं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो महापुरुषों की बात करते हैं तो महापुरुष बहुत हैं, क्योंकि हर महापुरुष, लेकिन समय निकालना पड़ता है। उनकी किताबें पढ़ते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है। चलो कोई ना, किसी के बारे में पता है, किसी धीरे धीरे अपडेट रहते हैं तो जानकारियां मिलती रहेंगी। अभी हम बात करते हैं अंकल मुकेश। तो ये पहले तो अपने जीवन में खुद के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट बताएंगे। ये क्या करते हैं, कहाँ तक इनकी पढ़ाई है और कहाँ कहाँ ये पढ़े हैं। आप खुद के बारे में बताओ पहले। सबसे पहले तो मैं ज्योतिराव फुले जयंती पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उनकी 200वीं जयंती है और आज हम ज्योतिराव फुले जयंती के ऊपर एक पॉडकास्ट सीके दरिया चैनल के माध्यम से बना रहे हैं। और जैसा कि आज जयंती है तो मैं सभी भारतवासियों को सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहता हूँ ज्योतिराव फुले जयंती की। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले
जिनका जन्म सतारा ज़िले में महाराष्ट्र में हुआ था। मैं बात करूँ मेरी अपनी निजी क्वालिफ़िकेशन की, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी से जयपुर से किया, और उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल करी बिजनेस के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग में मेरी है, MBA। जिसको कहते हैं। और मेरा ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, जो दूसरा मेरा है उसमें PGDEB करके है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योर बिजनेस में। और साथ ही मैंने काफ़ी सारे सर्टिफाइड कोर्सेज भी मैंने किए हैं। और जर्मनी से मेरा स्कॉलरशिप हुआ था नेशनल एग्ज़ाम दे के, जिसमें मेरे को 2.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी वेलेस्ले फाउंडेशन से। उसकी बदौलत मैंने MBA किया दिल्ली से, दिल्ली बिजनेस स्कूल से। ये तो मेरी निजी क्वालिफ़िकेशन हो गई। उसके बाद मैंने इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड में काम किया। देयर आफ्टर मैंने उसके बाद पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में कुछ साल काम किया। फिर उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल निजी जीवन में मेरे बीमार हो गया, तो उसके बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद जब मेरा खाली समय हुआ, तो मैंने सार्वजनिक जीवन में मैंने टाइम पास के लिए ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे मैंने टेक्निकल ट्रेड में मैं था, फिर मैनेजरियल में चला गया, तो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल फैक्ट्स या जो भी हम ये कहें कौन से सामाजिक, सन की बातें हैं? ये 2016 की मई की बातें हैं। ये मई के महीने में मैं बीमार हुआ था। 2016। तब मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम था, पासपोर्ट वगैरह मैंने रेडी करवा लिया था, लेकिन बिफोर दैट मैं बीमार हो गया। इस वजह से मैं नहीं जा पाया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ किताबें मैंने मँगवाई सामाजिक जीवन में। ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी किताब मैंने पढ़ी सबसे पहले, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। धीरे-धीरे फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने और किताबें मँगवाई। तो धीरे-धीरे करते-करते मेरे पास अभी 10 साल हो गए हैं। 10 साल में मैंने लगभग 200-250 किताबों का मेरा लाइब्रेरी हो गया है, निजी लाइब्रेरी, जिसमें फॉरेन राइटर्स, इंडियन राइटर्स और हमारे जो महापुरुष हैं, जिसमें बहुत सारे हैं। ज्योतिराव फुले है, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, ललय सिंह यादव हैं, भगत सिंह हैं, और भी बहुत सारे हमारे हैं, छत्रछोटराम चौधरी हैं, महाराज सिंह भारती हैं। मैंने सबको पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद मेरे को यही समझ में आया कि हमारे समाज को सुधारने के लिए इन लोगों ने जीवन लगाया, अपना पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया, और हम लोगों को वो चीज़ें आज भी छुपाई गई हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो धीरे-धीरे मैंने समाज में निकलना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं बाहर रहा 20 साल, तो मैं लोगों से मिलना-जुलना कम था। धीरे-धीरे मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों में जागरूक, कुछ लोग जागरूक हुए, कुछ विरोध भी होता है, ट्रांजिशन स्टेज होती है, सब लोग एक साथ आ जाएँ, ये फिज़िबल भी नहीं होता है। तो अभी एक क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले जो ज्योतिबा फुले हैं, ये चर्चा में कब आए? इन्होंने ऐसा क्या किया ये चर्चा में आए? वो कौन सा पल था? वो कौन सा सन था? ज्योतिराव फुले का चर्चा में आने का सबसे महत्वपूर्ण जो पल था, वो ये था कि वो अपने एक अपर कास्ट दोस्त की शादी में गए थे, तो भोज के लिए। तो वहाँ पे वो इनवाइटेड थे, तो जब भी वहाँ गए, तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना जाति के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मैं कुणबी हूँ। कुणबी जैसे हमारे इधर माली जाति के होते हैं, तो वहाँ उन्होंने कुणबी बताया अपने आप को। तो वहाँ के जो लोग थे, वो उस टाइम में शूद्र कहते थे उनको, कुणबी मराठा वगैरह जो भी है। तो उन्होंने उसको वहाँ से धुतकार के निकाल दिया कि ये कुणबी हमारे साथ भोजन नहीं यही कर शायद सकता। इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना हाँ, होती यही शायद। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ये इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से इनकी दिशा बदल गई जीवन की। और इन्होंने जो उसके आगे जो किया, उसके पीछे ये एक घटना है जो बहुत बड़ी घटना है। उनके जीवन को उथल-पुथल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने फिर विचार करना शुरू किया, और सारा का सारा जो इनका जीवन है, फिर इसकी इस दिशा में गया। ये बाद में कारवां हाँ, चलता गया आगे बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल, ये उसके बाद अभी बहुत बड़ा इनके कारवां हुआ। बारे में बताते हैं तो बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने इनके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी जो किताबें हैं, कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताएँ जो सॉरी। इनके इन राइटर और हैं लेकिन इनके बारे में लिखी गई है और उनमें क्या-क्या हमें सीखने को मिलता है? सर्वप्रथम तो मैं बताऊँ कि इनके साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद ये घर गए वापस, वहाँ पे भोजन नहीं किया इन्होंने, तो अपनी वाइफ़ से जाके इन्होंने बात करी कि मेरे को खाना चाहिए, खाना दो मुझे। तो उनकी वाइफ़ को पता था कि जैसे कि वो खाना खाने ही गए थे, भोज करने गए थे, लेकिन वहाँ से नहीं खा के आए। तो उन्होंने पूछा, भई क्या कारण हुआ, आप खाना नहीं खा के आए, क्या बात हुई? तो उन्होंने बताया जो वाक़या वहाँ पे हुआ। तो उन्होंने मक्का का वो भुट्टा आता है, वो उन्होंने उनको दिया कि ये बचा है हमारे घर में खाने के लिए, और खाना तो मैंने बनाया नहीं। तो उन्होंने फिर वो उसको देखते रहे, उनके दिमाग में एक द्वंद चल रहा था, वो काफ़ी परेशान थे कि उनके साथ उस तरह की घटना कैसे हो सकती है, कि जब वो मतलब अच्छे खासे घर से थे, काफ़ी उनका पिता भी रसूख वाले थे, काफ़ी पैसे वाले थे।
तो उनको लगा कि मैं बात करता हूँ, तो बात करने के बाद उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि इस मक्का के भुट्टे में कौन सा दाना काम का है। तो सावित्रीबाई फुले ने बहुत जिज्ञासावश उनको सवाल को सुन के उन्होंने बोला कि इसके अंदर वो जो दाना था काम का वो तो दफन हो गया धरती के अंदर, उस धरती के दाने की वजह से ये भुट्टा बना है। तो ज्योतिराव फुले ने फिर जवाब दिया कि मैं वही दाना समाज के लिए बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। तो शिक्षा इस के तरह से, क्षेत्र हाँ में वो भी बिल्कुल अपनी बिल्कुल, मैडम को भी लेके आए थे, अपनी हाँ वाइफ को शिक्षा के बिल्कुल, क्षेत्र में उन्होंने आगे। जो सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया फिर पहले, वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया। वाइफ को पढ़ाने के बाद 1848 में उन्होंने शूद्रों अति शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए स्कूल खोले काफ़ी जगह। फिर उनका विरोध भी हुआ क्योंकि उस टाइम के महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार वगैरह, मतलब सामाजिक में वो एक व्यवस्था चला वो करती थी, किताबों के तो नहीं बारे में बना। बताएं हाँ, थोड़ी सी, वो कौन कौन सी किताबें थी, कुछ नाम। किताबों से पहले उन्होंने एक क्योंकि उनको जो द्वंद चल रहा था उनके दिमाग में, उससे उसके लिए उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई हमको एक छोटा-सा जो भी है शुरुआत एक छोटे संगठन से होती है। उन्होंने लोगों को जोड़ने और जागरूक करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम सत्यशोधक समाज था। सत्यशोधक समाज में लोगों को घर-घर जाके वो समझाया करते थे और उनकी पत्नी और उनका वो दोनों मिलके निचले तबकों को शिक्षा भी दिया करते थे, पढ़ाते भी थे। उनका विरोध होता था, तब उनका उस्मान शेख नाम के उनके करीबी थे एक, उन्होंने उनको ज़मीन दी थी स्कूल खोलने के लिए, और उस्मान शेख की बहन थी फ़ातिमा शेख, उन्होंने भी सावित्रीबाई फुले के साथ महिलाओं को पढ़ाया। ये सारी घटनाओं के बाद उन्होंने धीरे-धीरे फिर उनको समझ में आया कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हमें कुछ और नया करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में जाने, इन आंदोलनों के बारे में जाने, जो मूवमेंट है, संघर्ष के बारे में जाने। तो उन्होंने समाज को स्टडी करके पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी। गुलामगिरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी बहुत झटका लगा कि मैं इस समाज में, मतलब इस तरह की बुराइयां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे महापुरुषों को हमने पढ़ा नहीं, तो हमको समझ में नहीं आता है। जो भी दिखाई देता है हम स्वीकार कर लेते हैं, जीवन ऐसे ही चलता है, अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी होती है, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब विचारधारा में जाते हैं या महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनके आंदोलन और जीवन संघर्ष को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम बहुत पीछे हैं या हमको कुछ पता नहीं है। इसी वजह से मैं भी इस जीवन में आया और मैंने लोगों को समझाना शुरू किया। समझ भी रहे हैं, धीरे-धीरे समझ में आएगा लोगों को, और आगे ज्योतिराव फुले जैसे महापुरुष और भी बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं जो हाँ, छुपे और हुए भी हैं, आते रहेंगे। जिनके बारे में उनकी आने वाली आगे की जयंतियों पे या उनकी पुण्यतिथियों पे हम बात करेंगे। अभी लास्ट पॉडकास्ट का हम अंत करते हैं, तो उससे पहले एक लास्ट ये है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन और संघर्ष में, क्योंकि आज ज्योतिबा राव फुले की जयंती है, तो इन्हीं का ही फोकस करते हैं, तो इनके पूरे जीवन के बारे में लास्ट में ये मानो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या प्रेरणा मिलती है उसके बारे में। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है, सबसे पहले तो हमको शिक्षित बनना चाहिए। हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए, हर महिला को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा का मतलब आपको जागृत होना नौकरी चाहिए। लगना, नौकरी लगना, शिक्षित हो नहीं, शिक्षा आजकल एक का, ट्रेंड चल रहा है कि हाँ, पढ़ोगे तो नौकरी हाँ, लगोगे, तो नौकरी नौकरी शिक्षा का एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब नौकरी लगने के लिए शिक्षा नहीं है। नौकरी सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है कि बाय चांस हमको उसमें शिक्षा आ गई है तो उसका एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, प्राथमिक प्रोडक्ट नहीं है। नो, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, प्राइमरी उद्देश्य जो होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको कहूँ मैं, तो मैं जहाँ तक समझा हूँ और हमारे महापुरुषों को पढ़ने के बाद समझा हूँ, तो सामाजिक सुधार है। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमारे समाज को सुधारने की, उनको जागरूक बनाने की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों है? क्योंकि देखो, शिक्षा तो जानवर शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन पेट तो पालते ही हैं। मेरा मानना शिक्षा जीवन को परिवर्तन लाना बिल्कुल। मेन है, परिवर्तन change। जैसा कि विकास सही ने है। कहा शिक्षा परिवर्तन लाती है, मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन को बदल के रख देती है, हमारा नजरिया बदल देती शिक्षा है। सवाल भी करती है। शिक्षा से आप सवाल उठाने के लायक बनते हैं, आपका बुद्धि तर्कसंगत हो जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका डेवलप होता है। हम बात करें जैसे जानवरों की बात करें, तो उनको बिना शिक्षा के वो पेट पालते हैं। अगर हम शिक्षित होके नौकरी लग के सिर्फ पेट पालने का काम कर रहे हैं, तो जानवर हमसे बेहतर है। तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। हाँ, अगर शिक्षा से हम नौकरी लग के फिर सिर्फ पेट पालने तक ही सीमित हो गए हैं और हम वो सामाजिक सुधार या समाज में जो बुराइयां उन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी शिक्षा कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो जानवर हमसे अच्छा कर रहे हैं, फिर तो उनको शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने साल खराब नहीं किए शिक्षा में, पेट तो पाल ही लेते हो।
तो हमें सिर्फ पेट पालने से बचने के लिए पेट पालें, लेकिन पेट पालने के मैं साथ ये है साथ कि समाज ऐसे सुधार। बोलते हैं कि हाँ। जैसे जन्म लिया और जन्म लेने के बाद समाज में संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद एक दिन चले जाना है, यही जीवन नहीं है। कि जीवन ये जो जीने का जितने दिन समय मिला उस समय में कुछ ऐसा हो कि हमने ऐसा फील होना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कुछ किया है। जैसे मैं ज्योतिराव फुले को कोट कर दूं तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो अशिक्षा है, अशिक्षा। तो हमें उसको हराना है, तो उसको अशिक्षा को पकड़ो और मारो। इसका मतलब है कि उसको मार नहीं सकते, लेकिन वो कहने का तरीका होता है कि लोगों को मैसेज जाए। मैसेज ये है कि हमें शिक्षित बनना होगा, और उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए हमें भी निरंतर उनके महापुरुषों के जो कार्य हैं, जो अधूरे हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ हद तक अधूरे हैं, उनके आगे बढ़ाने का हमें कार्य करना चाहिए। यही उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो आज का पॉडकास्ट में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आने वाली है। उस जयंती पे हम फिर एक नई सूचना के साथ फिर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।